हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज नगर के लोकल समाचारों में। आज 5वीं तारीख है अप्रैल महीने की और 2025 का साल चल रहा है। शनिवार का दिन है और मैं हूं आप सभी का दोस्त कौशिक, जो कि इस वीडियो को आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। खुद रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और खुद एडिट भी कर रहा हूं। तो उम्मीद है आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जैसे कि जी न्यूज़ में एक डेली न्यूज़ एनालिसिस यानी डीएनए प्रोग्राम होता है, फिर आज तक पे ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम होता है, इंडिया टीवी पे आज की बात रजत शर्मा के साथ एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे पूरे न्यूज़ को जो है 5-6 कुछ न्यूज़ लिए जाते हैं और डिटेल में उसका एनालिसिस होता है। उसी तरह कागज नगर का अपना ये शो है जहाँ पे लोकल न्यूज़ में आपको डिटेल में एनालिसिस के साथ में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करूं, इससे पहले आप लोगों को एक निमंत्रण दे देता हूं। जी हाँ दोस्तों, कल रामनवमी का प्रोग्राम है। हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि रामनवमी का उत्सव जो है राम मंदिर में किया जा रहा है, तो उसमें ज़रूर शामिल होइएगा। अन्नकूट और भोजन का आयोजन वहाँ पे किया जा रहा है, प्रसादम का। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस की। व्यक्ति लापता, पेनगंगा में मिली लाश। आज बाबू जगजीवन राम जयंती, कल बीजेपी स्थापना दिवस, बीआरएस स्थापना दिवस की तैयारी, केस क्लोज। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, तुषार मंडल नाम है इनका और ये गायब है पिछले 2-3 दिनों से। वैसे इनका घर जो है चंद्रपुर के बाबूपेट इलाके में है। वहाँ पे एक छोटा बंगाली कैंप है और वहाँ के ये निवासी हैं, लापता है। इनके घर वाले बड़े परेशान हैं। आप फोटो को अच्छे से देख लीजिए, होना है तो या वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद वीडियो चालू कर लीजिए। दरअसल इनके घर वाले बहुत परेशान हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कहीं आपको ये दिख जाएं तो फ़ोन कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, 9834342858। तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि है पेनगंगा से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, हमारे टोंकनी के पास में पेनगंगा नदी बहती है। वहाँ पे एक व्यक्ति जो है तैरता हुआ पाया गया है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब कहीं स्ट्राइक ना मार दे, ऐसे वीडियोस हमारे डाउन ना कर दे, इसीलिए मैं इशारों में बता रहा हूँ वो क्या हुआ था, आप बस समझ लीजिएगा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति की बॉडी जो है तैरती हुई मिली है और इसकी जो है अभी खोज खबर की जा रही है। दिखने में कुछ 45 साल के आसपास का एक व्यक्ति है और तेलुगु गोंड जैसा दिखाई दे रहा है। और पुलिस जो है अभी जांच कर रही है सिरपुर टाउन की कि कौन है क्या है। जो भी है बॉडी को ले लिया गया है अपने हिरासत में और जांचा परखा जाएगा, शिनाख्त की जाएगी कि कौन है क्या है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि है बाबू जगजीवन राम से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं कि बाबू जगजीवन राम है कौन। उनका बर्थडे मतलब नेशनल हॉलीडे, पूरे देश में सरकारी ऑफिसेस आज बंद रहती हैं। ऐसा भी क्या है? बताया जाता है कि बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। वैसे तो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे और सियासत के बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी। कांग्रेस पार्टी में इनका एक अलग ही दबदबा हुआ करता था। कहा जाता है कि जब शास्त्री जी जो हैं उनका जब देहांत हो गया, तब उसके बाद में चर्चा ये चली कि बाबू जगजीवन राम को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन तख्ता पलट हो गया, कांग्रेस पार्टी के अंदर गुट दो फाड़ हो गई और इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया। खैर फिर भी कई साल तक बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी में ही जुड़े रहे। फिर बाद में आगे चलकर अपनी अलग कांग्रेस पार्टी बनाई, लेकिन जो है कैसे भी करके मैनेज हो गया और उनकी जो बेटी थी मीरा कुमार, उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस से बुला लिया गया। वो बहुत बड़ी नेता भी बनी और स्पीकर भी बनी अपने पार्लियामेंट की कई सालों के लिए। 2008 से लेकर 2010 तक मेरे ख्याल से वो स्पीकर बनी रही और राष्ट्रपति के लिए भी उन्होंने हाल फिलहाल में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई। तो बाबू जगजीवन राम इतनी बड़ी एक पर्सनालिटी है दोस्तों। कांग्रेस के नेता थे तो पूरे देश में कांग्रेस है ना, तो कांग्रेस के पूरे देश के यूनिट में उनकी अच्छी खासी पहचान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हर कांग्रेस ऑफिस में उनका फोटो आपको मिलेगा और इतनी बड़ी वो पर्सनालिटी थे। और बताया जाता है कि अंबेडकर के बाद में सेकंड सबसे बड़े कोई दलित नेता इस देश में पैदा हुए तो वो बाबू जगजीवन राम थे। और उनकी मूर्तियां भी मौजूद हैं हमारे इलाके में, आप लोग देख पाओगे। जब आप पुलिस स्टेशन से कागज नगर में छोटी मार्केट के तरफ जाते हो, बीच में जो चौरस्ता पड़ता है ना, वहाँ पे मैकगफी स्कूल के सामने में इनकी मूर्ति आपको मिलेगी। इसी मूर्ति पे आज MIM पार्टी समेत कई सारे अलग अलग पार्टियां और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उनके मूर्ति को आज माला पहना के सम्मान किया। साथ ही साथ कौटाला में जो मेन इम्पोर्टेंट वाला चौरस्ता है,
तलोडी चौरस्ता, यहाँ से सीधे जाने पे तलोडी डब्बा आता है और लेफ्ट में जाने पर आपका जो बंगाली कैंप आता है रविंद्र नगर, उसी चौरस्ते पर भी आपको बाबू जगजीवन राम की मूर्ति मिलेगी। ये इतने फेमस है, आप समझ सकते हो, कौटाला तक में इनकी मूर्ति मौजूद है। अगली बार से याद रखिएगा, आज का जो तारीख है 5वां अप्रैल, ये जगजीवन राम जयंती के रूप में मनाया जाता है और नेशनल हॉलीडे होता है। ठीक 9 दिन के बाद 14 अप्रैल को आपको जो है BR अम्बेडकर जयंती देखने को मिलती है, उस दिन भी नेशनल हॉलीडे होगा। तो इस सब के बाद चलते हैं अगली खबर पे, जो कि है बीजेपी से जुड़ी हुई। 5 अप्रैल की तारीख मैं आपको बता दिया, अब 6 अप्रैल की तारीख बताता हूँ। चलिए 6 अप्रैल को क्या होने वाला है सुन लीजिए MLA हरीश बाबू से। సిర్పూర్ నియోజకవర్గ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలందరికీ నమస్కారం। రేపు అనగా ఏప్రిల్ 6వ తారీఖు పార్టీ యొక్క అవతరణ దినోత్సవం। అందరూ కూడా టంచనగా ఉదయం 9 గంటల లోపు ప్రతి బూత్లో జెండా ఎగురవేసే కార్యక్రమాన్ని తప్పకుండా నిర్వహించాలి। గ్రామ గ్రామాన వీధి వీధిన భారతీయ జనతా పార్టీ జెండాలు ఎగురవేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది। ఎందుకంటే మన పార్టీని స్థాపించిన నాయకులు ఎన్నో కష్ట నష్టాల కోర్చి ఎంతో మంది ప్రాణత్యాగాలు చేస్తే గానీ ప్రపంచ స్థాయిలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది। కాబట్టి ఈ పార్టీలో ఉన్నందుకు మనం అందరం గర్వపడుతూ పార్టీ అవతరణ దినోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించాలని వేడుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా। बोलो भारत माता की जय। जैसा कि आपने सुना 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जो है फाउंडेशन डे है, यानी स्थापना दिवस है। इसी दिन 1980 के आसपास में जो है भारतीय जनता पार्टी बनी थी। आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को बनाने की कमान संभाली थी। जनसंघ नाम की एक पार्टी हुआ करती थी जो कि ज़्यादा चली नहीं। उस दौर में जो है कई सारे घटक दलों के साथ मिलके एक खिचड़ी टाइप की सरकार बनने के बाद में जनसंघ के लोग परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी बंद करो, अपन एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, इंडिविजुअल लड़ेगी, और इसी पार्टी का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी रखा गया। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना में जो है मेन कंट्रीब्यूटर जो है वो थी महारानी विजया राजे सिंधिया। जी हाँ दोस्तों, आज जो आप लोग देखते हो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी दादी अम्मा, खैर उनके पिताजी तो कांग्रेस में थे लेकिन उनकी दादी अम्मा वही लोग थी जो कि बीजेपी को बनाने में काफ़ी मदद की थी। उन्होंने अपने गहने कपड़े सब कुछ गिरवी पे रख दिए थे, जिसके कारण बीजेपी चलने में जो है पहले फंड बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं और आप लोगों को पता ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है हमेशा इसके ऊपर छाया बना हुआ रहता है और जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है हमेशा RSS के थ्रू लाया जाता है। वो लोग ही मैनेज करते हैं कि पार्टी को कैसे चलाना है। जब पहले ये पार्टी बनी थी, लोकसभा में इसके सिर्फ 2 MP चुन के आए थे। एक आए थे पटेल साहब जो कि महसाना गुजरात के थे, और दूसरा जंगा रेड्डी जो कि हमारे हनमकोंडा वरंगल के थे। तो हनमकोंडा में भी पहली बार में बीजेपी ने जो है विनिंग शॉट विक्ट्री पाई थी। तो बीजेपी जो आज बोलते हैं अपन की तेलंगाना आंध्रा में कुछ नहीं है, अपने पहले ही दौर में बीजेपी ने तेलंगाना में ही हनमकोंडा में ही सीट पाई थी। वैसे आज तो वरंगल में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता है। अच्छा, बीजेपी का आज ऑफिस है जो हैदराबाद में, वहाँ पे हमारे MLA हरीश बाबू दिखाई दिए। वहाँ पे एक अलग कार्यक्रम रखा गया था बाबू जगजीवन राम जयंती का, जहाँ पे हरीश बाबू को आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हो। अभी ये पूरा हफ्ता 6 तारीख से 12 तारीख का जो है बीजेपी मनाएगी अपना स्थापना दिवस का, और हर घर में जो है झंडा लगाएगी। अपने कार्यकर्ताओं के घर में झंडे लगेंगे। जो बूथ होते हैं, पोलिंग बूथ, जैसे फातिमा स्कूल हो गया, शिशु मंदिर स्कूल हो गया, बूथ की जो ऑफिस होती है वहाँ पे आस पड़ोस में बीजेपी वालों की, वहाँ पे ये लोग झंडा लहराते हुए दिखेंगे। बड़ी ही टेक्निकल पार्टी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम सोच लिया, छोड़ दिए, कर दिए। ऐसा है कि झंडा उठाना मतलब उठाना ही है। उठाने के बाद में वहाँ पे झंडा जब ध्वजारोहण होगा, एक फ़ोटो लेना पड़ेगा आपको, और वो फ़ोटो बीजेपी के ऐप में आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वहाँ से रिमार्क आ जाएगा, फलाने जोन में फलाना जो आपका ये है बूथ है वो बड़ा कमज़ोर है, वहाँ पे ये कार्यक्रम नहीं हुआ है। ऐसी डेटा सेल, ऐसी सोशल मीडिया सेल को लेकर के बीजेपी आज चल रही है। बड़ी टेक्निकल पार्टी है। अच्छा, बीजेपी के बाद अब चलते हैं BRS पार्टी में। 27 अप्रैल के दिन तो 2000 में स्थापना हुई BRS पार्टी की। आज 25 साल होने को है। सिल्वर जुबली मनाने की तैयारी बड़ी जोरदार चल रही है। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हो, BRS पार्टी के नेता श्याम राव लेंडुगुरे एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है एलकातुर्ती वरंगल में की जा रही है।
और वहाँ पे प्रोग्राम सेट किया जा रहा है कि कैसे अपन 25वां साल मनाएंगे बीआरएस पार्टी का। तो बीआरएस पार्टी भी बड़ी जोरदार पार्टी है, आप लोगों को पता ही होगा। और तेलंगाना उद्यमम में जो एजुकेशन मूवमेंट है उसमें बीआरएस पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। वैसे तब इसका नाम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति था, टीआरएस बुलाया जाता था। आज भी कई सारे लोग इसे टीआरएस के नाम से ही जानते हैं। इसको के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर साहब ने बनाया था और साथ में बहुत सारे पैनल के लोग भी थे जो कि धीरे धीरे कम होते चले गए। अब सिर्फ केसीआर साहब अकेले बचे हुए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी में आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग थे, अब सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल बचे। उसी तरह टीआरएस पार्टी यानी बीआरएस पार्टी का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और बहुत अच्छी पार्टी है। 10 साल तक तेलंगाना पे इसने राज किया है। जैसे तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, बस लोगों के अंदर ये बात फैल गई कि आज़ाद कराने वाली पार्टी एक ही टीआरएस, इसी को जिताना है। कोई भी नहीं देखे कैंडिडेट क्या है कौन है, धड़ल्ले से टीआरएस पार्टी को वोट मिला और बहुत सारे एमएलए एमपी अंधाधुंध जीत के आ गए थे। वैसे धीरे धीरे अभी इसका जो है क्रेज कम होता चला गया और हाल फिलहाल में जो इलेक्शन हुआ उसमें टीआरएस पार्टी हार गई, मुख्य विपक्ष के रूप में बैठी हुई है और कांग्रेस पार्टी का राज अभी तेलंगाना में चल रहा है। तो ये थी कहानी दोस्तों, टीआरएस पार्टी जो कि बीच में टीआरएस से अपना नाम चेंज करके बीआरएस बन गई, क्योंकि इनके सपने थे हम अभी नेशनल इलेक्शन लड़ेंगे, केसीआर साहब को प्रधानमंत्री बनाएंगे। महाराष्ट्र की यूनिट एकदम एक्टिव हो गई थी, वो लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारियां भी कर रहे थे। कहीं कहीं पे उन लोगों ने टिकट भी बांटे, लेकिन इलेक्शन लड़ा नहीं, उतना मतलब पैसा जमा नहीं हो पाया। अब चलते हैं दोस्तों केस क्लोजर के ऊपर। आप ये फोटो देख सकते हैं, आईपीएस साहब हमारे एडिशनल एसपी चित्तरंजन साहब की फोटो है। उन्होंने एक प्रोग्राम किया था कल और उन्होंने केस क्लोज किए हैं। 67 लोगों के ऊपर केस जो है क्लोज कर दिए। इसमें से 8 लोग थे राउडी शीटर। जी हाँ दोस्तों, 8 राउडी शीटर और 59 सस्पेक्ट लोगों के ऊपर जो है केसेस क्लोज कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 67 लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया, ये लोग पिछले 10 साल से शांत बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनका व्यवहार अच्छा देखा जा रहा है सोशली, जिसके कारण इन लोगों का केस माफ़ कर दिया गया है। इनके ऊपर अभी कोर्ट में कोई भी केस नहीं चलेगा। तो चित्तरंजन साहब ने कहा है कि जितने भी हिस्ट्री शीटर है, राउडी शीटर है, सस्पेक्ट यूनिट है, मतलब ऐसे लोग जो कि गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसे लोगों की भी एक लिस्ट होती है पुलिस के पास, उन्हें सस्पेक्ट कहा जाता है। तो इन लोगों के ऊपर जो है इनके पूरे पास लिस्ट है। कितने लोग हैं? टोटल 368 लोग हैं दोस्तों। अभी 368 लोगों की लिस्ट जारी है तेलंगाना कोमरम भीम जिले पुलिस के पास। तो हमारे ज़िले में 368 ऐसे लोग हैं जो हिस्ट्री शीटर हो सकते हैं, राउडी शीटर हो सकते हैं या सस्पेक्ट हो सकते हैं। तो चित्तरंजन साहब ने कहा आप भी समाज के प्रति अच्छा रवैया रखो, चोरी हत्या ये सब बंद कीजिए, आराम से रहिए, एक आम आदमी की तरह, आपका केस भी माफ़ कर देंगे। तो ये थी दोस्तों आज के कागज़ नगर की न्यूज़। और बहुत सारी न्यूज़ है, मैं आपको फिर अलग से वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ कल मैं आप लोगों को बताऊँगा गुड मॉर्निंग कागज़ नगर के ज़रिए साक्षी पेपर का एनालिसिस। तो देखते रहिएगा वो भी, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलते हैं दोस्तों। और तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, नमस्कार।